सुप्रभात बच्चों। आज की कहानी है दोपहर का भोजन, जो कि अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। और पिछले वीडियो में आपसे ये कहा गया था कि आप इस कहानी की समीक्षा कहानी कला के तत्वों के आधार पर कर लेंगे, जिसमें आपको कहानी कला के कुछ तत्व बताए थे। कथानक या कथा वस्तु यानी प्लॉट, उसके बाद पात्र, उनका चरित्र चित्रण, कहानी में संवाद और कहानी का उद्देश्य। तो कहानी आपने पूरी एक बार पढ़ ली होगी और कहानी की समीक्षा लिखने का छोटा सा प्रयास भी किया होगा, ऐसी अपेक्षा है। अब उसके बाद हम कहानी के टेक्स्ट पे आते हैं और एक बार फिर इस कहानी को आप अच्छे से समझ लें और इस कहानी का सारांश आपको फिर बाद में लिखना है। सारांश भी लिखना है और कुछ इसमें आपको व्याख्या लिखने के लिए कहा जाएगा, संदर्भ सहित व्याख्या, वो आपको लिखनी है। तो कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन। तो ये पूरी की पूरी कहानी है वो एक ही समय काल में प्रारंभ होकर समाप्त हो जाती है। दोपहर का समय है। घर की जो गृह स्वामिनी है सिद्धेश्वरी देवी, वो अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और एक बहुत ही व्याकुल कर देने वाली स्थिति ये है कि उस घर में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। उसके पति की अभी कुछ ही दिन पहले नौकरी छूट गई थी। नौकरी छूटने के बाद वो घर पे ही था। 3 बेटे थे। बड़ा बेटा 21 साल का था, जिसने 12वीं पास कर ली थी, लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। छोटा मझला जो बेटा था वो 17-18 साल का था, 10वीं के उसको एग्जाम देने थे। और एक छोटा बेटा था जो 7-8 साल के लगभग था। तो कुल मिला के जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। खाने के लाले पड़ गए हैं और दोपहर के भोजन में सिद्धेश्वरी अपने परिवार के सब सदस्यों को एक एक करके भोजन कराती है और जबरदस्ती एक या आधी रोटी फालतू भी खिला देती है, क्योंकि वो अपने परिवार को अच्छे से पेट भरना चाहती है, एक अच्छी गृहिणी की तरह। और अंत में क्या होता है कि उसके पास में केवल एक रोटी जली हुई बचती है, जिससे उसको अपना पेट भरना है। बाकी सबको अच्छे से वो छका देती है, खाना खिला देती है, लेकिन खुद उसके पास में एक ही रोटी बचती है अंत में। और उस एक रोटी में से भी आधी रोटी वो तोड़ करके अपने छोटे बच्चे के लिए, जो अभी सोया हुआ है, उसके लिए रख देती है। तो कुल मिला के कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी है कि बेरोजगारी की स्थिति में या आर्थिक अभाव की स्थिति में एक मिडिल क्लास फैमिली को अपना गुजारा कैसे करना पड़ता है और कैसे एक गृहिणी अपने पेट पर पट्टी बांधकर अपने घर के दूसरे सदस्यों को भोजन कराती है और खुद के लिए, उसके लिए खाने को दाना नहीं बचता। तो कहानी पे आते हैं बच्चों। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया। जितना घर में आटा रखा था उससे उसने रोटियां बनाई और उसके बाद में चूल्हा शांत कर दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। तो जितना घर में मौजूद था आटा, उतने की रोटियां बनाई, चूल्हा शांत किया, उसके बाद अपने दोनों घुटनों में सिर रख लिया और या तो वो अपने पैर की उंगलियों को देख रही थी या जमीन पर चलते हुए चींटे चींटियों को, यानी वो बेखबर कुछ सोच में पड़ गई। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। उसको इतना भी होश नहीं था कि 2-3 देर से रोटियां बना रही है, आग के पास बैठी तप रही है, गर्मी के दिन है, लू चल रही है, तो थोड़ा पानी भी पी ले, इतना भी उसको होश नहीं था कि वो पानी पी ले। हालांकि प्यास लगी थी, लेकिन अपने घर की चिंता में वो इतनी मग्न थी कि वो ये भी भूल गई कि उसको प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी, हड़बड़ा के उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। गगरे से मतलब घड़े से एक लोटा पानी निकाला और पी गई पानी। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया। जब कुछ खाया ही नहीं था, हो सकता है कि 1-2 दिन से कुछ खाया ना हो, तो खाली पानी जो था उसके कलेजे से टकराया और वह हाय राम कहकर जमीन पर लेट गई, यानी एक हिसाब से वो बेसुध हो गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद, यानी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और वो आधे घंटे तक बेहोश पड़ी रही। उसके जी में जी आया आधे घंटे के बाद
जी में जी आया मतलब चैन सा मिला, होश सा आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए। ओसारा कहते हैं बरामदे को, घर के बरामदे में आधा टूटा हुआ खटोला था, उस पर सो रहा था। उसका 6 वर्षीय, तो 6 साल का सबसे छोटा बेटा था प्रमोद जिसका नाम था, उस पर उसकी दृष्टि जाती है। तो आधे घंटे तक वो ऐसे बेहोश पड़ी रही। जब आंखें खुली तो घर के बरामदे में आधा अधूरा खटोला था, उस पर उसका 6 साल का बेटा सोया हुआ था और लड़का नंग धड़ंग पड़ा है। 6 साल का बच्चा, वो कैसे, ऐसे ही पड़ा है बिना कपड़ों के। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी, यानी वो बच्चा भी भुखमरी के कारण इतना कमजोर बेजान हो गया था कि छाती की जो पसलियां हैं वो भी दिख रही थी, गले की जो हड्डियां हैं वो भी दिख रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखी तथा बेजान पड़े हुए थे। जैसे ककड़ी बासी हो जाती है, बेजान सी हो जाती है, ककड़ी होती ना खाने वाली, खीरा ककड़ी सुना होगा आपने, लंबी होती है ककड़ी, तो उसकी तरह उसके हाथ पैर बिल्कुल सूखे और बेजान से हो गए थे। उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। तो पेट फूल के ऐसा हो गया था जैसे कि हंडिया। तो एक हिसाब से क्या होता कि बीमार सा प्रतीत होता था वो बच्चा। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। तो घर की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय स्थिति है, कुछ नहीं है, मक्खियां उड़ रही हैं, बुरा हाल। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और 1 आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद, सुन मतलब चुपचाप खड़ी रहने के बाद दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से निहारने लगी, बाहर झांकने लगी घर के दरवाजे पे आकर के। इसकी बात कर रहे हैं सिद्धेश्वरी की। 12 बज चुके थे, ये लगभग दोपहर 12 बजे का समय था। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ थपकते हुए सामने से गुजर जाते। तो घर के बाहर वो झांकने लगी, दरवाजे से बाहर। वो किस लिए झांक रही थी? वो अपने जो बड़े बेटे हैं 2, उनका इंतजार कर रही थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन बाहर झांक के वो देखते हैं कि सब दुनिया ठीक ठाक चल रही है, लोग हैं धूप से बचने के लिए छाता या सिर पर तौलिया या गमछा रख के इधर से उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। दिन के 12 बजे का ये समय है। तो उसके बाद बच्चों पेज नंबर 26, 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता यानी बेचैनी फैल गई, परेशान सी हो गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। आसमान की ओर देख रही थी, धूप पड़ रही थी खूब और वो चिंतित थी। 1-2 क्षण के बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा, अब उसने क्या किया, अपनी गर्दन घर का जो मुख्य द्वार है उससे बाहर निकाली। यानी अब तक वो दरवाजे के पीछे छिप कर देख रही थी बाहर की गली का नजारा, लेकिन अब वो बाहर थोड़ा सा गर्दन उसने निकाली। तो ग्रामीण स्त्री है, वो पर्दा करती हैं और गलियों में आते जाते मर्दों को देखना निषिद्ध मानती हैं, इसलिए वो अब तक ऐसे थी। लेकिन अब उसने बाहर झांकना शुरू किया। उसकी बेचैनी क्या थी कि बच्चे आ जाते और खाना खा लेते। तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने देखा कि जो उसका सबसे बड़ा बेटा है रामचंद्र वो आ रहा है। उसने फुर्ती से 1 लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। ओसारे में बरामदे में खाने के लिए जो चौकी लगी हुई थी उसके बराबर में उसने 1 लोटा पानी का भर के रखा ताकि बेटे को खाना खिला सके। और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। जाकर के चौके में क्या किया उसने, जो जहाँ पे खाना बनाते हैं वहां पे उसने वो जो चूल्हा था जहाँ, वहां लीपने पोतने का काम शुरू कर दिया। वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। तो बड़ी तेजी से उसने देखा कि रामचंद्र उसका बेटा बड़ा अंदर आ गया है। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। वो भी बेचारा सुस्त सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे। गर्मी के कारण मुंह लाल हो गया था और बेरोजगारी के कारण बेचारे का मुंह चढ़ा हुआ था। बेतरतीब बाल उसके अस्त व्यस्त और फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। यानी उसकी घर की स्थिति उसके वेशभूषा से लगती थी। तो ये उसका शब्द चित्र खींचा गया है। रामचंद्र का शब्द चित्र बच्चों वो होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति का वर्णन, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का वर्णन शब्दों से करते हैं, वो शब्द चित्र कहलाता है। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही।
उसके पास जाने की, क्योंकि बच्चा जो था थोड़ा सा रामचंद्र गुस्से के स्वभाव का था, गुस्सैल था, नाराज हो जाता था, इसलिए उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और भयभीत हिरणी की तरह अपने बेटे को बड़ी बेचैनी से देख रही थी। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई, पता नहीं क्या बात है। पास जाकर कहा, पुकारा, बड़कू बड़कू, बड़े बेटे को बड़कू कहती है, लेकिन उसके पास कुछ उत्तर न देने पर डर गई। उसको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ उत्तर नहीं दिया बड़कू ने, बड़े बेटे ने, तो वो घबरा सी गई। फिर उसके नाक के पास हाथ रख दिया ये देखने के लिए कि सांस तो आ रही थी, मर तो नहीं गया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा कहीं बुखार तो नहीं है। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने अपनी आंखें खोल दी। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से बैठ गया। आलस में पड़ा हुआ था। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की मशीन की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। जम गया, हाँ भाई खाना ले आओ। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यही लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके हैं, पिताजी ने खा लिया खाना? तो सिद्धेश्वरी ने उसकी माँ ने बताया, चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे, वो भी खा लेंगे बेटा, तू खा ले पहले। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा, ये भी यहाँ पे शब्द चित्र है उसका, पर्सनैलिटी का उसकी वर्णन किया गया है शब्दों के माध्यम से। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां, इस तरह का वो हो गया था। 21 साल की उम्र में भी उसकी होठों पर झुर्रियां और ये सारा कुछ उसको दिख रहा था। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से, अपने मन से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। तो वो भी क्या कर रहा था, उसके सीख रहा था उस काम को, प्रूफ रीडर बना नहीं था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। तो ठीक है बच्चों, 12 मिनट का ये वीडियो आप देख लेना। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको पार्ट का जो शेष भाग है 27 पेज से भेजा जाएगा। धन्यवाद।